श्री बालाजी नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका देव सर आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज एक हम नई क्लास जो लेके आए हैं 9th क्लास एनक्लेस बेस एमसीक्यूज। तो जल्दी से सभी बच्चे लाइव आइए। सभी को वेरी गुड इवनिंग। कश्मीरा रानी वेरी गुड इवनिंग। सुशील वेरी गुड इवनिंग। जल्दी से जल्दी इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो कि सभी बच्चे इस लाइव क्लास का सभी को पता चले। और एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनक्लेस बेस एमसीक्यूज क्लास नंबर 9। और ये जो क्लास है बाबा फरीद के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। रोजी संधू वेरी गुड इवनिंग। जल्दी से क्लास को सभी बच्चे ज्वाइन कीजिएगा और फिर हम एक नई एमसीक्यू सेशन की क्लास है जो शुरू करने जा रहे हैं। वेरी गुड इवनिंग डिम्पल वेरी गुड इवनिंग। सभी को वेरी गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ कि सभी की जो प्रिपरेशन है बाबा फरीद एग्ज़ाम के लिए वो सभी की अच्छी चल रही होगी। नए एमसीक्यू क्लास जो आज आपके लिए रहने वाली है उसको हम जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। फटाफट से क्लास को ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यह रहा आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो आपका आज का पहला क्वेश्चन है ये आपके स्क्रीन के सामने शो हो रहा है। इस क्वेश्चन को रीड कीजिएगा और जल्दी से इसका आंसर है जो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। ये जो आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है ये हमने कल लास्ट वन क्वेश्चन डिस्कस किया था। उसके बाद नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्यों क्या बोल रहा है ए ब्रेस्ट फीडिंग क्लाइंट क्या बोल रहा है ब्रेस्ट फीडिंग क्लाइंट इज सीन एट होम बाय द विजिटिंग नर्स 10 days after vaginal birth. The client has a warm, red, painful breast at temperature of 100 degree Fahrenheit and flu-like symptom and flu-like. Should the nurse do? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक ब्रेस्ट फीडिंग क्लाइंट है और उस क्लाइंट को नर्स ने देखा और कहाँ पर देखा एट होम। कहाँ देखा एट होम। होम पर देखा बाय द विजिटिंग और कब देखा 10 days आफ्टर वेजाइनल बर्थ 10 दिन वेजाइनल बर्थ के बाद में इसने एक पेशेंट को घर पर देखा और वो कौन सी थी ब्रेस्ट फीड क्लाइंट थी। द क्लाइंट और क्लाइंट का क्या प्रॉब्लम था वोम। वोम का मतलब क्या रहता है अरे वोम का मतलब क्या है हीट है। और कैसा है रेड एंड पेनफुल ब्रेस्ट। कैसा है रेड एंड पेनफुल ब्रेस्ट एंड साथ में क्या है टेम्परेचर। साथ में क्या है टेम्परेचर ऑफ कितना 100 डिग्री। कितना है
100 डिग्री, और साथ में फ्लू लाइक उसको सिम्टम देखने को मिल रहे थे। तो नर्स को क्या करना चाहिए, शुड दी नर्स डू? जल्दी से इसका आंसर डालिएगा कमेंट बॉक्स में, जल्दी से इसका आंसर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। क्या यहाँ पे रहने वाला है, क्या यहाँ पे रहने वाला है? जल्दी से इसका आंसर डालिएगा। जल्दी से इसका आंसर डालिएगा, क्या यहाँ पे रहने वाला है इसका आंसर? तो देखो मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए ब्रेस्ट फीडिंग क्लाइंट, उसको घर पर देखा और प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पे क्या था, वार्म था, रेड था, पेनफुल था। तो देखो वार्म का मतलब क्या रहता है, अरे वार्म का मतलब क्या रहता है, हीट, क्या मतलब है हीट, और साथ में कैसा आ रहा है, रेडनेस आ रही है, कैसी आ रही है, रेडनेस आ रही है, और साथ में यहाँ पे क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, पेन हो रहा है, और दूसरा क्या है, इंक्रीज टेम्परेचर, और दूसरा क्या है, इंक्रीज टेम्परेचर। तो देखो यहाँ पे हीट का मौजूद होना, रेडनेस का होना, पेन होना और टेम्परेचर होना, ये सभी जो सिम्टम आ रही है ये इंडिकेट करते हैं किसको, इन्फ्लामेशन को। ये किसके साइन एंड सिम्टम है, इन्फ्लामेशन के साइन एंड सिम्टम है, यस और नो? किसके साइन एंड सिम्टम है, इन्फ्लामेशन। तो ये सभी जो सिम्टम देखने को मिल रहे हैं ये किसके सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, ये देखने को मिल रहे हैं इन्फ्लामेशन। तो ये सभी सिम्टम किसके देखने को मिल रहे हैं, इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है। रोजी संधू बी ऑप्शन, डिम्पल बी ऑप्शन, सुशील ए ऑप्शन। तो देखो मैं आप सभी को ये बता देता हूँ यहाँ पे क्या है। फर्स्ट ऑप्शन आप पढ़ो कि यहाँ पे जो क्वेश्चन बात कर रहा है वो कर रहा है इन्फ्लामेशन, और ब्रेस्ट की इन्फ्लामेशन को हम क्या बोलते हैं, अरे ब्रेस्ट की इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं, मेस्टाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेस्टाइटिस बोलते हैं। मेस्टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेस्ट, और मेस्टाइटिस में ये सभी सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, encourage the client to breastfeed her infant using the unaffected breast। क्या हम बच्चे को इनकरेज करेंगे कि ब्रेस्ट फीड है उसके इन्फेंट को अनअफेक्टेड साइड। देखो बिल्कुल कंटिन्यू करते हैं, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अरे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है यहाँ पर पर्सन किससे सफ़र कर रहा है, मेस्टाइटिस से, और मेस्टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। क्या मतलब होता है, इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट वन क्या है, तो यहाँ पे कोई भी हम बच्चे को इनकरेज नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन है रेफर दी वुमेन टू हर प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। बिल्कुल यहाँ पे हमने क्या करना है, रेफर करना है। हमने क्या करना है, रेफर करना है। और रेफर क्यों करना है, बिकॉज यहाँ पे जो सिम्टम आ रहे हैं उस वुमेन के वो कौन से आ रहे हैं, मेस्टाइटिस के आ रहे हैं, और मेस्टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो जब इन्फ्लामेशन आती है तो ब्रेस्ट फीडिंग हम क्या कर देते हैं, अरे एब्सोल्युटली नहीं करते, बिल्कुल रिलेटिव क्या कर देते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या कर देते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन करते हैं, यस और नो। अब मैंने पढ़ाया था आपको कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, और उसमें पढ़ा था एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन और रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यस और नो। तो कुछ कंडीशन रहती है रिलेटिव रहती है और कुछ कैसी रहती है, एब्सोल्यूट रहती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन करते हैं, मेस्टाइटिस है। नेक्स्ट वन, हमने वुमन को क्या करना है, हेल्थ केयर प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को यानी डॉक्टर के पास क्या करना है, इस वुमेन को रेफर करना। और रेफर क्यों करना है, बिकॉज रेफर करने का कारण क्या है, रेफर करने का कारण है कि यहाँ पे जो वुमेन है उस वुमेन को क्या आ रहा था, अरे क्या आ रहा था, मेस्टाइटिस के सिम्टम आ रहे थे और साथ में फ्लू लाइक था। फ्लू लाइक का मतलब रहता है इसमें क्या होना, अरे क्या होना, कोल्ड। तो उस मदर को साथ में क्या था, कोल्ड था। नेक्स्ट वन बात कर रहे हैं, थर्ड वन ऑप्शन, इन्फॉर्म द क्लाइंट दैट शी नीड टू डिसकंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग। क्लाइंट को इन्फॉर्म बाद में करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है कि ब्रेस्ट फीडिंग को डिसकंटिन्यू करना है। नेक्स्ट वन है, इंस्ट्रक्ट दी वुमेन टू अप्लाई वार्म कंप्रेशन टू दी अफेक्टेड ब्रेस्ट।
देखो बिल्कुल यहाँ पे क्या है, ये सभी नर्सिंग मैनेजमेंट है, बट यहाँ पे कंडीशन कैसी है, उसको फ्लू लाइक सिम्टम आ रहा है और सभी साइन एंड सिम्टम किसके है, इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन के। इसलिए यहाँ पे सबसे पहले हम डॉक्टर के पास उसको क्या करेंगे, रेफर करेंगे। क्या करेंगे, रेफर करेंगे। तो आपका ये जो राइट ऑप्शन रहने वाला है वो कौन सा है, बी ऑप्शन रहने वाला है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास क्या करेंगे, हम रेफर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कितना अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसका आंसर डालिएगा कमेंट बॉक्स पर। जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहना चाहता है ए डायबिटिक पोस्टपार्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ए डायबिटिक, और डायबिटिक कौन सा, पोस्टपार्टम। पोस्टपार्टम क्या है, डायबिटिक पोस्टपार्टम क्लाइंट प्लान टू ब्रेस्ट फीडिंग। एक पेशेंट है और उस पेशेंट को क्या है, डायबिटिक एमिलाइटिस है। क्या है, डायबिटिक एमिलाइटिस है और प्लान कर रहा है किसका, ब्रेस्ट फीडिंग का प्लान कर रहा है। दी नर्स determine that the client understanding of breastfeeding instruction is sufficient when she state। एक डायबिटिक पोस्टपार्टम क्लाइंट है और वो प्लान कर रहा है ब्रेस्ट फीडिंग का, तो नर्स वहाँ पे डिटरमाइन करेगी क्लाइंट को क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या उसको समझ है ब्रेस्ट फीडिंग के इंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग सफिशिएंट है, जो कि उसको सफिशिएंट है व्हेन शी स्टेट, जब उसने उसको देखा। तो देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए बोल रहा है इंसुलिन विल बी ट्रांसफर टू दी बेबी थ्रू ब्रेस्ट मिल्क। तो देखो यहाँ पे डायबिटिक पोस्टपार्टम क्लाइंट है और वो नर्स उसको डिटरमाइन कर रही है कि क्लाइंट को क्या समझ है ब्रेस्ट फीडिंग के इंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग, जो क्या उसके लिए सफिशिएंट है। तो क्लाइंट को क्या सफिशिएंट है, क्लाइंट को क्या नॉलेज है उसके रिगार्डिंग, और क्लाइंट अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझना। क्लाइंट को उसके बारे में क्या नॉलेज है, क्लाइंट जो डायबिटिक एमिलाइटिस है। तो जल्दी से इसका आंसर डालिएगा। रोजी संधू सी ऑप्शन आ रहा है, बाकी कोई और किसी का अगर ऑप्शन आ रहा है तो वो भी बताइएगा। सी ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन के अलावा किसी और का अगर ऑप्शन आ रहा है तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑप्शन है इंसुलिन विल बी ट्रांसफर टू बेबी थ्रू ब्रेस्ट मिल्क। देखो इंसुलिन क्या है, अरे इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या एक हार्मोन है, इंसुलिन क्या एक हार्मोन है। और हार्मोन कहाँ होता है, अरे हार्मोन कहाँ होता है, ब्लड में होता है। कहाँ होता है, ब्लड में होता है। और ये जो हार्मोन ब्लड में होता है, ब्लड के बाद डायरेक्ट कहाँ जाता है, अपने टारगेट ऑर्गन के पास जाता है। कहाँ जाता है, टारगेट ऑर्गन के पास जाता है। और इसका जो टारगेट ऑर्गन है इंसुलिन का, वो कहाँ है, इंसुलिन कहाँ जाती है, अरे कहाँ जाती है, लीवर और ब्लड और लीवर दोनों को इंटरलेट करती है। तो ये जो इंसुलिन है, इंसुलिन का काम क्या है, डिक्रीज करना ब्लड ग्लूकोज लेवल, क्या करना, ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करना, डिक्रीज करना। तो देखो कभी भी बॉडी में जो इंसुलिन है उस इंसुलिन का एलिमिनेशन कभी भी ब्रेस्ट के थ्रू नहीं होता। तो इंसुलिन कभी भी ब्रेस्ट के थ्रू ट्रांसफर नहीं होती। नेक्स्ट बोल रहा है ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर डायबिटिक मदर। बिल्कुल आप उस बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हो। नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं होती कि मदर डायबिटिक है और उस बच्चे को आप ब्रेस्ट फीडिंग ना कराओ। नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये कोई भी वहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं होता है, आप ब्रेस्ट फीडिंग उसको करवा सकते हो। क्लियर। सी ऑप्शन बोला है ब्रेस्ट मिल्क फ्रॉम डायबिटिक मदर कंटेन फ्यू एंटीबॉडी। देखो ऐसा कुछ नहीं होता, जो एंटीबॉडी है मिल्क में, जो ब्रेस्ट मिल्क में जो एंटीबॉडी रहती है IgA, कौन सी रहती है, IgA, ये ऑलवेज ब्रेस्ट मिल्क में रहती है। तो इसका लेवल ना कभी डिक्रीज होता, कभी भी इसका लेवल है डायबिटिक वाली मदर में डिक्रीज नहीं होता। क्लियर। तो इसलिए आपका ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग रहने वाला है। ब्रेस्ट मिल्क फ्रॉम डायबिटिक मदर कंटेन फ्यू एंटीबॉडी, बिल्कुल ये रॉन्ग ऑप्शन है। कोई फ्यू एंटीबॉडी नहीं होती, बिल्कुल इसमें एंटीबॉडी रहती है। बिल्कुल इसमें ब्रेस्ट मिल्क में मैक्सिमम जो एंटीबॉडी रहती है वो IgA रहती है। कौन सी रहती है, IgA रहती है। और डी ऑप्शन बोल रहा है ब्रेस्ट फीडिंग विल असिस्ट इन लोअरिंग मैटरनल ब्लड ग्लूकोज।
बिल्कुल ब्रेस्ट फीडिंग विल असिस्ट इन लोअरिंग मैटरनल ब्लड ग्लूकोज। बिल्कुल ये जो मदर का ब्लड ग्लूकोज है उसको क्या करती है, लो करती है। क्या करती है, लो करती है। तो ये उस पेशेंट को ध्यान में होना चाहिए कि ब्रेस्ट फीडिंग विल असिस्ट इन लोअरिंग मैटरनल ब्लड ग्लूकोज, कि ये जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो असिस्ट करती है, किस में करेगी, ब्लड ग्लूकोज लेवल को लो करने में। किस में करेगी, ब्लड ग्लूकोज लेवल को लो करने में। तो ये आपका राइट ऑप्शन जाएगा। बिल्कुल ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको क्या करती है, लो करती है। क्लियर इन डायबिटिक मिलाइटस का जो पेशेंट है। क्लियर, लो क्यों करती है, बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क में क्या रहता है, अरे ब्रेस्ट मिल्क में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। और वो कार्बोहाइड्रेट कहाँ जाएगा, मिल्क में जाएगा। और मिल्क में जाके कहाँ जाएगा, बच्चे के पास। तो मदर के अंदर कार्बोहाइड्रेट का जो लेवल है, मदर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट का लेवल है वो क्या रहता है, अरे डिक्रीज हो जाता है, ना कि इंक्रीज होता। क्लियर, वो कभी भी इंक्रीज नहीं होता, वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। बिल्कुल, अगर मदर उसको डायबिटिक है और ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू कभी भी आपका इंसुलिन बाहर नहीं आता, बट आपका जो ग्लूकोज है, आपका जो शुगर है वो जरूर मिल्क से बाहर आता है। जो शुगर रहता है, जो मिल्क के अंदर जो शुगर रहता है वो बिल्कुल इस ब्रेस्ट फीडिंग से बाहर आता है। बिल्कुल इस ब्रेस्ट फीडिंग से बाहर आता है। इसलिए ये हेल्प करता है इस मैटरनल का ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है उसको लो करने में। इसका जो लेवल है उसको क्या करता है, लो करता है। तो बिल्कुल यहाँ पे ये जो आपका राइट जो ऑप्शन रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, डी ऑप्शन आपका राइट रहने वाला है। अरे डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट रहने वाला है। तो किसी को कोई डाउट है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के इसका जल्दी से आंसर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, वन डे ओल्ड ब्रेस्ट फीड इन्फेंट has bilirubin level that is at an intermediate risk for jaundice. Which statement by the infant mother indicate an understanding of teaching regarding jaundice? तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ब्रेस्ट फीडिंग क्लाइंट है और ये ब्रेस्ट फीडिंग क्लाइंट कब है, एक दिन पुराना है। कब है, वन डे ओल्ड। कब का है, वन डे ओल्ड ब्रेस्ट फीड इन्फेंट हैज बिलिरुबिन लेवल। तो वन डे ओल्ड का मतलब है ये जो बच्चा है ये एक दिन से ऊपर का है, इसका मतलब फर्स्ट 24 आवर, इसका मतलब फर्स्ट 24 आवर। और जो फर्स्ट 24 आवर में बच्चे को जॉन्डिस रहता है। मैं आपको बता दूं कि एक दिन का जो ओल्ड क्लाइंट है ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट बिलिरुबिन लेवल, और ये जो बिलिरुबिन लेवल है, ये बिलिरुबिन लेवल मैंने आपको बताया था कि बच्चे में ये जो बिलिरुबिन लेवल है अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो ये क्या कॉज करता है, जॉन्डिस। एंड तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेवल दैट इज एट एन इंटरमीडिएट रिस्क। प्रॉपर रिस्क नहीं है बट उसको कभी कभी रिस्क रहता है। इंटरमीडिएट का मतलब रहता है कभी कभी। तो उस बच्चे को क्या है, कभी कभी रिस्क रहता है, किसका, जॉन्डिस का रिस्क हो सकता है। विच स्टेटमेंट बाय द इन्फेंट मदर इंडिकेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग रिगार्डिंग जॉन्डिस। तो जो नर्स है वो कौन सी स्टेटमेंट है उसको समझाएगी टीचिंग के रिलेटेड। और कौन सी टीचिंग के रिलेटेड है, इस टीचिंग के रिलेटेड है जो क्या है, जॉन्डिस के रिगार्डिंग उसको टीच करेगा। तो यहाँ पे क्या जो ऑप्शन है वो रहने वाला है, वन डे ओल्ड ब्रेस्ट फीड इन्फेंट है, बिलिरुबिन लेवल उसका कितना है, इंटरमीडिएट रिस्क पर है। क्लियर। तो विच स्टेटमेंट बाय द इन्फेंट मदर इंडिकेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टीचिंग रिगार्डिंग जॉन्डिस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, उस मदर को क्या है, उस बच्चे को क्या है, जॉन्डिस का रिस्क है। उस बच्चे को क्या है, जॉन्डिस का रिस्क है। तो ये जो जॉन्डिस का रिस्क है, इस जॉन्डिस के रिस्क को दूर करने के लिए वो मदर क्या एक्शन करेगा। तो जल्दी से इसका आंसर है जो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, क्या क्या जो है वो यहाँ पे वो मदर है वो एक्शन करेगी ताकि कि ये जो बच्चा है इसको जॉन्डिस से प्रिवेंट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है डी ऑप्शन आ रहा है, डिम्पल का डी ऑप्शन आ रहा है। बाकी भी सभी अपना आंसर दीजिएगा, बाकी भी सभी अपना आंसर दीजिएगा।
तो देखो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो जॉन्डिस रहता है और ये जो बिलीरुबिन रहता है, ये जो बिलीरुबिन का मतलब है, अगर हम बात करें सबसे पहले कि जब भी बिलीरुबिन का लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है। बिलीरुबिन का लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इंक्रीज होने के बाद अगर बिलीरुबिन का लेवल जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो अगर नॉर्मल बिलीरुबिन लेवल का बात करें तो नॉर्मल जो टोटल बिलीरुबिन लेवल है, टोटल बिलीरुबिन लेवल है, तो टोटल बिलीरुबिन कितना होता है 0.3 टू 1.3 mg पर डेसीलीटर। ये क्या रहता है नॉर्मल बिलीरुबिन, ये क्या रहता है नॉर्मल बिलीरुबिन का जो लेवल है रहता है। और ये जो बिलीरुबिन होता है, ये बिलीरुबिन कहाँ से बनता है, तो बिलीरुबिन बनने का जो प्रोसेस है वो क्या रहता है, कैसे कैसे बिलीरुबिन बनता है। तो हमने बात किया टोटल बिलीरुबिन, तो टोटल बिलीरुबिन कितना होता है 0.3 टू 1.3। और यहाँ पे अगर बात करें टोटल के बाद कि जब ये जो बिलीरुबिन है और ये जो बिलीरुबिन बनने का प्रोसेस है, तो बिलीरुबिन कैसे बनता है, तो बिलीरुबिन बनने का जो प्रोसेस है हमने पढ़ा होगा, हमने पढ़ा होगा हीमोग्लोबिन। किसको पढ़ा था, हीमोग्लोबिन। तो जब भी हमारा जो आरबीसी है, सपोज करो ये हमारा क्या है आरबीसी, ये हमारा क्या है आरबीसीज है। और आरबीसी जब भी ब्रेक डाउन होता है, आरबीसी जब भी क्या होता है ब्रेक डाउन होता है, तो इस आरबीसी से क्या बनता है, अरे इसी आरबीसी से क्या बनता है हीमोग्लोबिन, क्या बनता है हीमोग्लोबिन। और इसी हीमोग्लोबिन से आगे जाके क्या बनता है, दो पार्ट बनते हैं। एक बनता है यहाँ पे कौन आपका आयरन, एक क्या बनता है आपका आयरन बनता है, यहाँ आ गया आपका आयरन। और ये जो आयरन है, ये आयरन क्या होता है, ये आयरन फेरिक फॉर्म, ये आयरन क्या होता है फेरिक फॉर्म में होता है। और फेरिक फॉर्म में होके ये ट्रांसफेरेटिन नाम का एक एंजाइम आता है और वो फेरिक एसिड की फॉर्म में इसको क्या करवा देता है, अरे फेरेटिन की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में फेरेटिन, जिसको हम बोलते हैं Fe2+, क्या बोलते हैं Fe2+। और ये क्या हो जाता है बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाता है, बॉडी में क्या हो जाता है अब्जॉर्ब हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें CHB के बाद अगर दूसरा कंपोनेंट की बात करें तो हमने बात किया हीम का, और इसी HB से दूसरा जो कंपोनेंट बनता है वो क्या बनता है आपका हीम। और इसी से क्या बनता है हीम। और हीम का एक जो कंपोनेंट हमने निकाल दिया कि क्या बन गया हमारा आयरन बन गया, क्या बन गया आयरन। और दूसरा जो हीम है, और दूसरा जो हमारा हीम वाला पार्ट होता है, एक हीम से क्या बन गया हमारा आयरन बन गया और दूसरे हीम से, क्लियर। तो एक जो HB है उससे हमारा हीम बना और दूसरे जो HB है जो ब्रेकडाउन होता है उससे क्या बनता है हमारा ग्लोबुलिन, क्या बनता है ग्लोबुलिन। और ये जो ग्लोबुलिन रहता है, ये ग्लोबुलिन क्या होता है प्रोटीन, क्या होता है प्रोटीन। और ये प्रोटीन हमारा कहाँ हो जाता है बॉडी में ऑब्जॉर्ब हो जाता है, बॉडी में क्या हो जाता है ऑब्जॉर्ब हो जाता है। तो नेक्स्ट वन हम बात कर रहे हैं, तो देखो जब आरबीसी टूटा तो क्या बना हीमोग्लोबिन बना, हीमोग्लोबिन टूटा तो क्या बना एक बना, तो आगे क्या बना हीम। और हीम के बाद आगे दो पार्ट बने, हीम के बाद आपका दो पार्ट बना, एक बना क्या बना, एक बना आयरन और दूसरा क्या बना। तो देखिए ये सभी आरबीसी टूटने का प्रोसेस है, ये सभी क्या है आरबीसी टूटने का प्रोसेस है। अब ये जो सभी प्रोसेस है आरबीसी टूटने का, ये कहाँ देखने को मिलता है, ये जो आरबीसी टूटने का जो प्रोसेस है, ये सभी आपका जो प्रोसेस है वो कहाँ देखने को मिलता है स्प्लीन में, कहाँ देखने को मिलता है स्प्लीन में देखने को मिलेगा, कहाँ देखने को मिलेगा स्प्लीन में। तो देखो हमने बात किया कि ये जो आरबीसी है ये ब्रेक डाउन हुआ और आरबीसी ब्रेक डाउन होने के बाद क्या बना हीमोग्लोबिन। और इस हीमोग्लोबिन जब ब्रेक डाउन होता है तो दो पार्ट बना, एक बना आपका हीम और एक बना ग्लोबुलिन, एक बना हीम और एक क्या बना ग्लोबुलिन बना। तो ग्लोबुलिन का मतलब होता है प्रोटीन और वो ऑब्जर्व हो गया। तो जब हीम टूटा तो इस हीम से क्या बना दो पार्ट बना। तो जब भी आपका क्या हुआ हीम ब्रेक डाउन हुआ, हीम से दो पार्ट बने, एक क्या बना आपका आयरन, एक क्या बना आयरन और दूसरा क्या बना आपका बिलीवर्डिन, क्या बना बिलीवर्डिन। ये आ गया आपका बिलीवर्डिन, क्या आ गया आपका बिलीवर्डिन। अब ये जो बिलीवर्डिन आपका जो रहता है, इस बिलीवर्डिन के बाद एक एंजाइम आता है और वो एंजाइम इस पर एक्ट करता है, वो कौन सा होता है बिलीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम।
कौन सा आता है, बिलीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम। और ये जो बिलीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम है, इस बिलीवर्डिन को किस में कन्वर्ट कर देता है, अरे किस में कन्वर्ट कर देता है, बिलीरुबिन। किस में कन्वर्ट कर देता है, बिलीरुबिन में। और ये जो सभी जो पूरा प्रोसेस चल रहा होता है, ये सभी जो आपका प्रोसेस चलता है, ये प्रोसेस कहाँ चलता है, ये पूरा प्रोसेस ये कहाँ चलता है, आपकी स्प्लीन में चलता है। कहाँ चलता है, स्प्लीन में। इसीलिए आपने स्प्लीन को क्या बोलते हो, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हो। क्या बोलते हो, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ये जो बिलीरुबिन है, ये जो आपका बिलीरुबिन है, ये बिलीरुबिन फिर कहाँ जाएगा, स्प्लीन के बाहर जाएगा। बट ये जो बिलीरुबिन अभी बना है, ये कौन सा बिलीरुबिन है, अनकंजुगेट बिलीरुबिन है। कौन सा है, अनकंजुगेट बिलीरुबिन है। और इसी अनकंजुगेट बिलीरुबिन को लीवर में, और इसी अनकंजुगेट बिलीरुबिन को लीवर क्या करता है, अरे लीवर क्या करता है, कंजुगेट कर देता है। तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कंजुगेट बिलीरुबिन में। किस में, कंजुगेट बिलीरुबिन में। और ये कंजुगेट बिलीरुबिन फिर लीवर के बाद ये कहाँ जाता है, आपका लीवर के बाद कहाँ जाता है, आपका स्टूल में जाएगा। और आपका कहाँ जाएगा, यूरिन में जाएगा। कहाँ जाएगा, यूरिन में जाएगा, स्टूल में और यूरिन में जाएगा। तो स्टूल के थ्रू जो बिलीरुबिन बाहर निकलता है उसको बोलते हैं स्टार्कोबिलिनोजन। क्या बोलते हैं, स्टार्कोबिलिनोजन। क्या बोलते हैं, स्टार्कोबिलिनोजन। और यूरिन के थ्रू जो बाहर आता है उसको हम बोलते हैं यूरोबिलिनोजन। क्या बोलते हैं, यूरोबिलिनोजन। क्या बोलते हैं, यूरोबिलिनोजन। क्लियर। तो स्टूल के थ्रू बाहर आता है उसको बोलते हैं सर्कोबिलिनोजन, और यूरिन के थ्रू बाहर आता है उसको हम बोलते हैं यूरोबिलिनोजन। तो ये सभी जो आपका क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो हम बात कर रहे हैं कि अब बिलीरुबिन का लेवल है जो एक्सेस हो गया है। तो एक्सेस बिलीरुबिन का जब भी लेवल होता है तो हम बात कर रहे हैं, ये जो जॉन्डिस होता है आपका दो टाइप का होता है। अगर लेस देन 24 आवर होता है उसको हम बोलते हैं, अगर लेस देन 24 आवर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। क्या बोलते हैं, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। अगर मोर देन 24 आवर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल। क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। इसको हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कहना चाहता था, एक दिन का ओल्ड बच्चा है और इन्फेंट है, उसका बिलीरुबिन लेवल बढ़ने का रिस्क है। तो कौन सी स्टेटमेंट है, इन्फेंट है बाय दी इन्फेंट मदर, कौन सी स्टेटमेंट देगी जो इंडिकेटर है और उसको अंडरस्टैंडिंग है द टीचिंग रिगार्डिंग जॉन्डिस, कि वो जानती है कि जॉन्डिस के रिगार्डिंग मुझे क्या करना चाहिए। मदर बोल रही है आई शुड ब्रेस्ट फीड माई बेबी एज सुन एज पॉसिबल। बिल्कुल यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है वो बिल्कुल फर्स्ट रहने वाला है। मैंने आपको पढ़ाया था कि ब्रेस्ट फीडिंग है और इस ब्रेस्ट फीडिंग के फंक्शन पढ़ाए थे मैंने। तो इस ब्रेस्ट फीडिंग का जो फंक्शन रहता है और वो इम्पोर्टेंट फंक्शन आता है और वो क्या आता है, वो आता है वॉश आउट एक्सेसिव लेवल ऑफ बिलीरुबिन। क्या वॉश आउट करना, एक्सेसिव लेवल ऑफ बिलीरुबिन। यही यहाँ मैंने फर्स्ट डे डिस्कस किया था। जॉन्डिस जो आप टॉपिक है उसमें इम्पोर्टेंट है कि ब्रेस्ट फीडिंग का जो फंक्शन है उसमें ये आता है कि वॉश आउट किसको करता है, ये एक्सेसिव बिलीरुबिन को। नेक्स्ट वन है तो आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है फर्स्ट है। नेक्स्ट वन है आई शुड सप्लीमेंट विद फॉर्मूला आफ्टर एवरी फीडिंग। बिल्कुल नहीं देना, यहाँ पे उस बच्चे को क्या रखना है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पर रखते हैं। कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग उसको बंद किया हो। तो ये ऑप्शन गलत रहने वाले हैं। आई शुड डिसकंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग एंड चेंज फॉर्मूला फीडिंग। देखो अगर बच्चे को कोई भी GIT प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी कंजेंटल अबनॉर्मलिटी नहीं है, तो कोई भी उसको मेटाबॉलिक एरर नहीं है, लाइक सीलियक डिजीज नहीं है, बच्चा यहाँ पे नॉर्मल है, तो नॉर्मल बच्चा है तो कभी भी उसको ब्रेस्ट फीडिंग हमने अवॉइड नहीं करना। बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, अरे ब्रेस्ट फीडिंग एक्ट करती है जो मेडिसिन। बच्चे के लिए क्या होती है, अरे बच्चे के लिए क्या होती है, ब्रेस्ट फीडिंग मेडिसिन होती है। इसलिए हमने ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे की बंद नहीं करनी है। नेक्स्ट है आई शुड प्लेस माई बेबी इन डायरेक्ट सनलाइट इन सेवरल टाइम ए डे, कि बहुत की काफ़ी टाइम
कि दिन में मोस्ट कॉमन ये जो बच्चा है उसको हमने डायरेक्ट सनलाइट में लेटाना है, बिल्कुल नहीं लेटाना। अगर ऐसा करोगे तो बच्चे की जो स्किन है वो सेंसिटिव होती है और कैसी हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी। बच्चे को क्या हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा, सनलाइट के रिगार्डिंग बर्न हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे कभी भी बच्चे को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं लेटाते हैं। क्लियर। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पे गलत रहने वाला है। तो आपका जो सही ऑप्शन रहेगा वो कौन रहेगा, आई शुड ब्रेस्ट फीड माई बेबी ऑफन एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो हमने क्या कराना है, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्पस की। जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग, हाइपोथर्मिया के रिगार्डिंग, तो ऑलवेज जो प्रायोरिटी देनी है वो किसको देनी है, ऑलवेज ब्रेस्ट फीडिंग को प्रायोरिटी देनी है। बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग क्या करती है, एक्सेसिव बिलीरुबिन उसको जो वॉश आउट है उसको क्या करती है, बाहर निकालती है। क्लियर। और ये ब्रेस्ट फीडिंग का जो फंक्शन है उसमें इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पे डायरेक्टली क्लियर कट मैंने आपको पढ़ाया था कि ब्रेस्ट फीडिंग का जो फंक्शन रहता है, एक फंक्शन पढ़ाया था कि एक्सेसिव वॉश आउट ऑफ बिलीरुबिन। क्लियर। सेकंड जो इसका फंक्शन रहता है वो मैंने पढ़ाया था, हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करता है, मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन करता है। और नेक्स्ट में आपको फंक्शन पढ़ाया था कि ये एक लेग्जिटेटिव के ये क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करता है, लेग्जेटिव एक्शन करता है। क्लियर। तो ये 3 ब्रेस्ट फीडिंग के फंक्शन है यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और पढ़ के जल्दी से इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और इस क्वेश्चन को पढ़ के इसका आंसर दीजिएगा। देखो सभी बच्चे इसका आंसर दिया करो, चाहे आपका आंसर रॉन्ग आ रहा है चाहे आपका राइट आ रहा है। अगर आपका आंसर रॉन्ग भी जा रहा है तो भी कुछ नहीं होता, बिकॉज ऐसे क्या होता है, आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो इंक्रीज होता है। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसलिए सभी इसका आंसर दीजिएगा और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग दी होम विजिट, क्वेश्चन क्या, फिर आपका जो क्वेश्चन है वो किसके रिगार्डिंग आ रहा है, होम विजिट के रिगार्डिंग आ रहा है। किसके रिगार्डिंग आ रहा है, होम विजिट के रिगार्डिंग आ रहा है। तो ये देखो हम बात करें होम विजिट की, और होम विजिट किसको दे रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग क्लाइंट। जब हमने होम विजिट किया तो ब्रेस्ट फीडिंग क्लाइंट वो क्या कर रहा है, आस्क का मतलब क्या है, वो पूछ रहा है। आस्क का मतलब क्या है, वो पूछ रहा है दी नर्स व्हाट कॉन्ट्रासेप्शन मेथड शी और हर हस्बैंड शुड यूज, कि कौन से जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उसके हस्बैंड को और उसको खुद को सेल्फ को यूज करने चाहिए। अंटिल का मतलब रहता है जब तक, अंटिल का मतलब रहता है जब तक शी हैज हर 6 वीक पोस्ट पार्टल एग्जामिनेशन, जब तक उसका 6 वीक तक पोस्ट पार्टल एग्जामिनेशन नहीं हुआ है। शी हैज़ हर 6 वीक पोस्ट पार्टल एग्जामिनेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द नर्स सुजेस्ट। तो कौन सा जो आंसर है मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा, जो वो नर्स है उसको सुजेशन देगी, जो नर्स है उसको क्या करेगा, सुजेस्ट करेगा। सुजेस्ट का मतलब है सुझाव देना, क्या उसको इसके रिगार्डिंग सुझाव देने होंगे, कौन सा उसको एप्रोप्रिएट रहेगा। तो जल्दी से इसका क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। तो ये देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है कॉन्डोम एंड स्पर्मिसाइडल, कॉन्डोम एंड स्पर्मिसाइड। बी ऑप्शन आ रहा है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, सी ऑप्शन आ रहा है रिदम मेथड, और डी ऑप्शन आ रहा है एब्स्टिनेंस, डी ऑप्शन आ रहा है एब्स्टिनेंस। तो मैं आपको बता दूं कि कौन सा जो मेथड है वो अप्रोप्रिएट रहेगा इस कंडीशन में। और एक कंडीशन ध्यान रखना कि ये जो बच्चा है, और ये जो बच्चा क्या कर रहा है, ये बच्चा इस मदर का क्या ले रहा है, ब्रेस्ट फीड ले रहा है। क्या ले रहा है, ब्रेस्ट फीड ले रहा है। तो जब भी ब्रेस्ट फीड की बात आए तो डायरेक्ट आपका ध्यान जाना है, ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है ये कभी भी यूज़ नहीं करते। तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग रहने वाला है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, बिकॉज इस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में क्या होता है, हमारा हार्मोन होता है। क्या होता है, हार्मोन होता है। और हार्मोन लाइक हम बात करें ऑक्सीटोसिन, किसकी बात करें,
ऑक्सीटोसिन, किसकी बात करें प्रोजेस्टेरोन, किसकी बात करें प्रोजेस्टेरोन, किसकी बात करें एस्ट्रोजन। ये सभी जो होते हैं वो किस में रहते हैं, अरे किस में रहते हैं, बच्चे की ब्रेस्ट फीड में आएंगे, किस में आएंगे, बच्चे की ब्रेस्ट फीड में आएंगे। और मदर जो क्या है एक ब्रेस्ट फीडिंग है, तो इस ब्रेस्ट फीड ये जो रहता है ब्रेस्ट में, इसका जो ब्रेस्ट का फीड है वो कैसा होगा, अफेक्टेड होगा, वो कैसा होगा, अफेक्टेड होगा। इसलिए जितने भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, हार्मोन है, वो सभी हम क्या करते हैं यहाँ पे अवॉइड करना है। क्या करना है, अवॉइड। अगर आप अवॉइड नहीं करोगे तो ये जो ब्रेस्ट की जो प्रिपरेशन हो रही है या मेमोजेंसिस हो रही है, लैक्टोजेंसिस हो रही है, तो ये लैक्टेशन में क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। इसलिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बिल्कुल ही यहाँ पे अलाउ नहीं करना। नेक्स्ट वन है रिदम मेथड। तो देखो रिदम मेथड का मतलब है कि ये जो मदर है, इस मदर को क्या आ रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आना, और उसके बाद क्या होना, अरे उसके बाद क्या होना, ओवुलेशन होना, उसके बाद क्या होना, ओवुलेशन होना। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो एग्जामिनर ने पहले ही दे दिया है कि 6 वीक पोस्टपार्टम है, 6 वीक क्या है, पोस्टपार्टम है। तो इतनी जल्दी, इसका मतलब वो मदर उस बच्चे को क्या दे रही है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दे रही है। क्या दे रही है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दे रही है। तो एक्सक्लूसिव अगर ब्रेस्ट फीडिंग दे रही है तो इसमें उस बच्चे का जो रिदम है वो उस मदर का बिल्कुल हम इस रिदम का वेट नहीं करना, बिकॉज यहाँ पे उसका रिदम बनता ही नहीं है, यहाँ पे इसका मेंस्ट्रुएशन नहीं होता और ओवुलेशन नहीं होता, तो यहाँ पे रिदम उस मदर का रहता ही नहीं है। डी ऑप्शन बोल रहा है एब्सटिनेंस। एब्सटिनेंस का मतलब होता है एब्सेंस, इसका मतलब होता है एब्सेंस। हमने जब तक उसको एब्सेंस नहीं करना, जब तक उसको हमने नोट नहीं करना, जब तक वो क्या ना हो, कॉन्ट्राइंडिकेशन ना हो, क्या ना हो, कॉन्ट्राइंडिकेशन ना हो। तो यहाँ पे ये जो मदर है उस मदर को बिल्कुल ही किसी तरह की कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, क्लियर। तो यहाँ भी आपका जो ऑप्शन है ये भी रॉन्ग रहने वाला है, ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग रहने वाला है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या आएगा, उस मदर ने क्या यूज़ करना है, कंडोम, उस फादर ने क्या यूज़ करना है, कंडोम विद स्पर्मिसाइडल, क्या यूज़ करना है, स्पर्मिसाइडल। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, ए ऑप्शन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा, फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा। और जितने भी इस क्लास को लाइव देख रहे हैं, तो मैं बता दूं इस क्वेश्चन को जितने भी लाइव देख रहे हैं शेयर कीजिएगा, इस चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के ग्रुप सर्कल है उसमें भी सेंड कीजिएगा, ताकि जो सभी बच्चे इस लाइव क्लास का आनंद ले सकें और सभी बच्चे इस लाइव क्लास को देख सकें। जल्दी से इस क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। तो आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन शो हो रहा है इस क्वेश्चन को आप पढ़िएगा और इस क्वेश्चन को पढ़ के आप जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक क्लाइंट है और वो क्लाइंट कैसा है, प्राइमरी पेरेंट्स है। क्लाइंट कैसा है, प्राइमरी पेरेंट्स। क्लाइंट वॉज बिगनिंग, बिगनिंग का मतलब रहता है स्टार्ट, बिगनिंग का मतलब क्या रहता है, स्टार्ट। टू ब्रेस्ट फीड हर नियोनेट, जो क्या है स्टार्ट कर रही है, ब्रेस्ट फीडिंग को स्टार्ट कर रही है। एंड आस्क द नर्स, इज इट इम्पोर्टेंट फॉर माई बेबी टू गेट कोलोस्ट्रम, और वो क्या पूछ रही है, इज इट, और वो पूछ रही है क्या ये जो कोलोस्ट्रम है मेरे बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है। व्हेन इंस्ट्रक्टिंग द क्लाइंट द नर्स वुड एक्सप्लेन दैट कोलोस्ट्रम प्रोवाइड द नियोनेट। तो जो नर्स है उसको क्या एक्सप्लेन करेगी कि जो कोलोस्ट्रम है वो इस बच्चे को प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं बता दूं इस जो कोलोस्ट्रम है इसका मतलब होता है फर्स्ट मिल्क। क्या मतलब रहता है इसका, फर्स्ट मिल्क secretion आफ्टर बर्थ, कि बर्थ के बाद जो फर्स्ट मिल्क जो सिक्रीशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम बोलते हैं। और ये कब तक होता है, ये होता है 48 टू कब तक, 48 टू 72 आवर्स। कब तक, 48 टू 72 आवर्स। या आप बोल सकते हो अप टू 3 डे, क्या बोल सकते हो, अप टू 3 डेज।
कि ये जो 3 डेज तक जो पीरियड रहता है वो किसका रहता है, कोलोस्ट्रम का रहता है। किसका रहता है, कोलोस्ट्रम का रहता है। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है, ये जो कोलोस्ट्रम होता है इस कोलोस्ट्रम में क्या रहती है आपकी सबसे ज़्यादा, अरे क्या रहती है, अरे क्या रहती है, रिचेस्ट एंटीबॉडी। क्या रहती है, रिचेस्ट एंटीबॉडी रहती है। यस और नो, क्या रहती है, एंटीबॉडी रहती है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। सभी ए ऑप्शन दे रहे हैं, सभी ए ऑप्शन दे रहे हैं। कुछ यहाँ पे सभी का ए ऑप्शन आ रहा है, तो देखिए सभी का ए ऑप्शन आ रहा है। कोई और ऑप्शन अगर कोई चेंज करना चाहता हो तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। तो देखो ये जो कोलोस्ट्रम रहता है ये फर्स्ट मिल्क जो सिक्रीशन होता है, और ये जो कोलोस्ट्रम है, ये जो कोलोस्ट्रम है, इस कोलोस्ट्रम का सिंथेसिस कब होना शुरू हो जाता है, अरे इस कोलोस्ट्रम का सिंथेसिस कब शुरू हो जाता है, तो वो हो जाता है 16 वीक्स ऑफ गेस्टेशनल एज। कब, 16 वीक ऑफ जेस्टेशनल एज। ये जो बच्चे की 16 वीक ऑफ जेस्टेशनल एज है तब से इसका बनना शुरू हो जाता है। बट सिक्रीशन कब होता है, सिक्रीशन होता है आफ्टर डिलीवरी। कब होता है, आफ्टर डिलीवरी। और इस कोलोस्ट्रम का सिक्रीशन आफ्टर डिलीवरी रहता है। हम बात करें, फर्स्ट ऑप्शन पढ़ रहे हैं, मोर फैट देन ब्रेस्ट मिल्क। क्या इसके अंदर फैट ज़्यादा होती है देन ब्रेस्ट मिल्क। वाइटामिन के विच न्यूनेट लेक। क्या वाइटामिन के है जो न्यूलेट करता है, या डिले मेकोनियोपासिस। क्या ये जो कोलोस्ट्रम है ये डिले मेकोनियोपासिस कराता है, बिल्कुल नहीं करवाता। मोर फैट देन ब्रेस्ट मिल्क। क्या इस कोलोस्ट्रम के अंदर फैट ज़्यादा होती है ब्रेस्ट मिल्क के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे क्या जो ऑप्शन है वो रहने वाला है। जल्दी से इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। जल्दी से इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तो देखो मैं आपको बता दूं कि मोर फैट देन ब्रेस्ट मिल्क, तो ये जो कोलोस्ट्रम होता है, ये जो कोलोस्ट्रम होता है इसमें कैसी होती है, लेस फैट होती है। और फैट कितनी होती है, 2.3%। कितनी होती है, 2.3%। और ये जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें जो फैट रहती है, इसमें जो फैट रहती है वो कितनी रहती है, इसमें जो फैट है वो कितनी रहती है। तो जल्दी से इसका बताइएगा। तो ये जो ब्रेस्ट मिल्क है इसमें जो फैट रहती है इसमें कितनी रहती है, 3.2। कितनी रहती है, 3.2। तो यहाँ पे देखो ये जो फैट है, ये जो फैट है ब्रेस्ट मिल्क में, तो ब्रेस्ट मिल्क में कैसी रहती है, मोर फैट देन ब्रेस्ट मिल्क। तो ब्रेस्ट मिल्क में कैसी रहती है, हायर रहती है। ब्रेस्ट मिल्क में कैसी रहती है, हाई रहती है। और कोलेस्ट्रॉल में कैसी रहती है, लेस रहती है। तो यहाँ पे कोई भी मोर नहीं होती। यहाँ पे फैट है वो ब्रेस्ट मिल्क से कितनी होती है, लेस होती है। कैसी होती है, लेस फैट देन ब्रेस्ट मिल्क। मोर नहीं होती कभी भी, ब्रेस्ट मिल्क से लेस होती है यहाँ पे फैट कोलेस्ट्रॉल में। नेक्स्ट है वाइटामिन के विच द न्यूनेट लेक। तो देखो यहाँ पे वाइटामिन के का रोल बिल्कुल नहीं होता। वाइटामिन वे हमें कहाँ से मिलता है, अरे वाइटामिन ई कहाँ से मिलता है, गट बैक्टीरिया से। कहाँ से मिलता है, गट बैक्टीरिया से मिलता है। यस और नो। उसके बाद कहाँ से मिलता है, एनिमल एंड वेजिटेबल सोर्सेज। कहाँ से मिलता है, एनिमल एंड वेजिटेबल सोर्सेज। वाइटामिन के लेकिन न्यूनेट बिल्कुल नहीं, ये वाइटामिन के कोई भी प्रोवाइड नहीं करता न्यूनेट में। डिले मेकोनियोपासिस का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। अगर आप ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हो तो मेकोनियोपासिस कैसा होगा, अर्ली होगा। कैसे होगा, अर्ली होगा। बिकॉज मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन डिस्कस किया था, ब्रेस्ट मिल्क वो कैसा एक्शन करता है, एज ए लेग्जेटिव। कैसा एक्शन करता है, लेग्जेटिव करता है। यस और नो। तो यहाँ पे, और ये देखो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या ले रहा है, पैसिव इम्यूनिटी फ्रॉम मैटरनल एंटीबॉडी। बिल्कुल आपने पढ़ा होगा कि ये कैसी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, पैसिव इम्यूनिटी। कैसी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो ब्रेस्ट मिल्क से हमें क्या मिलती है, अरे क्या मिलती है, पैसिव इम्यूनिटी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है, और यही हमने मदर को समझाना है। और यही मैंने यहाँ पे बताया कि इसके अंदर क्या रहती है, एंटीबॉडी रहती है। क्या रहती है, एंटीबॉडी रहती है। और क्या रहती है, एंटीबॉडी रिचेस्ट क्या रहती है, एंटीबॉडी रहती है।
और ये एंटीबॉडी किस में हेल्प करती है, अरे किस में हेल्प करती है, ये एंटीबॉडी हेल्प करती है इन्फेक्शन से, क्या करती है, बच्चे को प्रिवेंट करती है, बच्चे को क्या करती है, प्रिवेंट करती है। तो यहाँ पे हम बात करें पैसिव इम्यूनिटी, वेरी गुड नव धालीवाल, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, बिल्कुल यहाँ पे नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी यहाँ पे रहती है। तो हम बात करें इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी कौन सी रहती है, यहाँ पे रहती है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी जो कहाँ से मिलती है, ब्रेस्ट फीड से, ब्रेस्ट मिल्क से मिलती है और प्लेसेंटा से मिलती है। कहाँ से मिलती है, प्लेसेंटा से जो मिलती है। नेक्स्ट हम बात करें नेचुरल के बाद अगर बात करें आर्टिफिशियल, नेचुरल के बाद अगर हम बात करें आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल पैसिव, तो वो मिलती है हमें एंटी डी गामा ग्लोबिन, या हम क्या देते हैं उसको, एंटीबॉडी देते हैं जो इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं, इम्यूनोग्लोबिन वगैरह देते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, वो रहने वाला है एंटी क्या देता है, पैसिव इम्यूनिटी देता है। क्लियर, क्या देता है, पैसिव इम्यूनिटी देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, जल्दी से इस क्वेश्चन को रीड कीजिएगा और फटाफट इसका आप आंसर दीजिएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को रीड कीजिएगा और फटाफट इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तो ये जो आपकी क्लास का आज लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, और लास्ट क्वेश्चन, इस लास्ट क्वेश्चन को आप जल्दी से रीड कीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन जल्दी से डिस्कस कीजिएगा और इसका आंसर दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द बेसिस फॉर टीचिंग प्लान अबाउट अवॉइडिंग। हमने यहाँ पे क्या करना है कि कौन सा फॉर्म है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द बेसिस फॉर द टीचिंग प्लान अबाउट अवॉइडिंग, कि क्या उसको हमने अवॉइड करना है और क्या हम उसका टीचिंग प्लान करेंगे और कौन से बेस के ऊपर करेंगे। ये ऑप्शन दे रहा है ब्रेस्ट मिल्क क्वालिटी एंड रिचनेस आर डिक्रीज। जल्दी से इस क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ये मिस प्रिंट है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक करने वाला है। तो इस क्वेश्चन को ठीक कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द बेसिस फॉर द टीचिंग प्लान अबाउट अवॉइडिंग। इस क्वेश्चन को आगे लिख लीजिएगा, अबाउट अवॉइडिंग मेडिकेशन यूज। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, अवॉइडिंग मेडिकेशन यूज, medication use unless prescribed for, unless prescribed for, unless prescribed for primary Paris client,
प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट is breastfeeding, who is breastfeeding। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द बेसिस फॉर द टीचिंग प्लान अबाउट अवॉइडिंग मेडिकेशन यूज अनलेस प्रिस्क्राइब फॉर प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट वो इज ब्रेस्ट फीडिंग, कि कौन सी मेडिकेशन है जो क्या हमें वहाँ पे अवॉइड कर रहे हैं। तो कौन सा जो हम फॉर्म है उसको बेस रखकर हम उसको टीचिंग प्लान बताएंगे अबाउट की अवॉइड नहीं करना मेडिकेशन यूज अनलेस प्रिस्क्राइब, कि जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करता। और किसको, प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट को, जो क्या एक ब्रेस्ट फीडिंग है, जो क्या एक ब्रेस्ट फीडिंग है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा कि कौन सी मेडिकेशन है और वो जो मेडिकेशन हम क्यों वहाँ पे अवॉइड कर रहे हैं और क्या हम उसको टीचिंग देंगे। जो क्लाइंट क्या है मेडिकेशन तब तक नहीं लेनी जब तक आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करता। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा कि ये जो मेडिकेशन है, ये मेडिकेशन के बारे में बताना है कि ये जो मेडिकेशन है क्यों नहीं लेना, क्या कारण है, तो क्या हम उसको टीचिंग प्लान बताएंगे। तो जल्दी से इसका आंसर बताइएगा क्या जो इसका आंसर है वो रहने वाला है। जल्दी से इसका आंसर जो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बोल रहा है, ए बोल रहा है ब्रेस्ट मिल्क क्वालिटी एंड रिचनेस आर डिक्रीज। क्या यह जो मेडिकेशन है, ये जो मेडिकेशन है ये ब्रेस्ट मिल्क की जो क्वालिटी है और उसकी रिचनेस है क्या उसको डिक्रीज करता है। बी ऑप्शन है द मदर मोटिवेशन टू ब्रेस्ट फीड इज डिमिश, कि मदर को मोटिवेट करना है कि ब्रेस्ट फीडिंग को क्या कर दो, डिमिश कर दो। नेक्स्ट है मेडिकेशन में बी एक्सक्रीटिव इन ब्रेस्ट मिल्क टू दी नर्सिंग न्यूनेट। और डी ऑप्शन बोल रहा है मेडिकेशन इंटरफेयर विद द मदर लेट डाउन रिफ्लेक्स। तो क्या यहाँ पे आंसर रहने वाला है, क्या यहाँ पे आंसर कश्मीर रानी का ये ऑप्शन आ रहा है, कोई और कोई ऑप्शन देना चाहता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आ रहा है सभी का। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द बेसिस फॉर द टीचिंग प्लान, क्या हम टीचिंग प्लान अबाउट अवॉइडिंग मेडिकेशन यूज अनलेस प्रिस्क्राइब फॉर प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट वो इज ब्रेस्ट फीडिंग, कि एक प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट है वो ब्रेस्ट फीडिंग है और उसको कौन सी मेडिकेशन है उसके बारे में हम बताएंगे कि जो मेडिकेशन है तब तक उसने नहीं लेनी जब तक डॉक्टर आपको सलाह ना दे। तो ये सभी चीज़ें अवॉइड करनी और उसी का हमने टीचिंग प्लान बनाना है। तो हम किसको बेस रखेंगे, किसको हम बेस रख कर उसको टीचिंग समझाएंगे कि जिससे लगे कि ये जो, तो किस चीज़ को हम बेस मानेंगे। बेस का मतलब रहता है किस चीज़ को हम किस चीज़ को हम मोटिव मानेंगे, हमारा क्या मोटिव है इस मेडिकेशन को रोकने का, क्या मोटिव है। मेडिकेशन इंटरफेयर विद द मदर लेट डाउन रिफ्लेक्स। देखो मैं आपको बता दूं ये जो मेडिकेशन इंटरफेयर करती है विद द लेटर डाउन रिफ्लेक्स, सभी मेडिकेशन लेटर डाउन रिफ्लेक्स को इफेक्ट नहीं करती। सभी मेडिकेशन लेटर डाउन रिफ्लेक्स को इफेक्ट नहीं करती बिकॉज कुछ जो मेडिसिन है लेटर डाउन को अफेक्ट कौन करता है, अरे कौन इफेक्ट करता है, लेटर डाउन को इफेक्ट करता है आपका ऑक्सीटोसिन। क्या करता है ऑक्सीटोसिन, और क्या करता है ब्रोमोक्रिप्टिन। क्लियर। बट तो यहाँ पे आपका ये आंसर नहीं रहने वाला है। मेडिकेशन आपका लेटर डाउन रिफ्लेक्स को नहीं करती है अफेक्ट, सभी मेडिकेशन नहीं करती है। ए ऑप्शन है ब्रेस्ट मिल्क क्वालिटी एंड रिचनेस आर डिक्रीज। तो मेडिकेशन से ब्रेस्ट मिल्क की जो क्वालिटी है और रिचनेस है उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप एंटीबायोटिक खा रहे हो तो उससे आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर। अगर आप एंटीबायोटिक खा रहे हो तो वो एंटीबायोटिक कभी भी आपकी ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी का मतलब क्या होता है, क्वालिटी का मतलब होता है ब्रेस्ट मिल्क के अंदर जो कंटेंट है उसको इंक्रीज और डिक्रीज करना। ये बिल्कुल नहीं करता, क्वालिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ब्रेस्ट मिल्क की। नेक्स्ट है मदर मोटिवेशन टू ब्रेस्ट फीड डिमिश। क्या मेडिकेशन हम इसलिए उस मदर को अवॉइड करते हैं
कि मदर को मोटिवेट करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग को डिमिस कर बिल्कुल नहीं करते, ब्रेस्ट फीडिंग को हमेशा क्या रखना है, कंटिन्यू रखते हैं। मेडिकेशन में एक्सक्रीट इन ब्रेस्ट मिल्क टू द नर्सिंग यूनिट, बिल्कुल। ये देखो अगर आप बच्चा मदर क्या है, अरे मदर क्या खा रही है, एंटीबायोटिक खा रही है, मदर क्या खा रही है, एंटीबायोटिक खा रही है, और वो एंटीबायोटिक एलिमिनेशन एक्सक्रीशन कहाँ से होती है, अरे कैसे होती है, यूरिन से होती है, ब्रेस्ट मिल्क से होती है, और कुछ ड्रग स्वेटिंग से होती है, यस और नो। अगर मदर क्या है एंटीबायोटिक खा रही है, बच्चा ब्रेस्ट मिल्क ले रहा है, तो ये जो ड्रग है बिल्कुल उसके बच्चे के माउथ में जाएगी या नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएगी। बच्चा अगर ब्रेस्ट फीड ले रहा है तो ये जो ब्रेस्ट मिल्क की मेडिसिन है ये मदर के बच्चे में जाएगी, और बच्चे में जाके क्या कॉज करेगी, या इफेक्ट कॉज करेगी, बिकॉज बच्चे को एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। तो मोस्टली जो मेडिकेशन आपने देखा होगा ब्रेस्ट मिल्क है उसके अंदर आ जाती है, यस और नो। इसलिए हमने मदर को एडवाइस देना है, मदर को एजुकेट करना है कि आप जो मेडिकेशन अगर यूज़ करोगे बिना डॉक्टर की इजाज़त के तो क्या होगा, ये जो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बाहर आती है और न्यूनेट के अंदर जाएगी और बच्चे में जाके क्या करेगी, टेराटोजेनिक इफेक्ट करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्लियर। अब आफ्टर प्रेगनेंसी है तो बच्चा क्या है ब्रेस्ट मिल्क कर रहे हैं तो बच्चे के अंदर एंटीबायोटिक जाएगी और टॉक्सिक इफेक्ट करेगी। क्लियर। तो ये था आपका आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस सेशन को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। कल आपको इसी टाइम फिर मिलेंगे एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ, और चलते रहेगा ये एमसीक्यू सेशन लगातार आपका बाबा फरीद के एग्ज़ाम तक, और एग्ज़ाम के बाद भी ये क्वेश्चन आपके लगातार चलते रहेंगे एनक्लेक्स बेस्ड एमसीक्यूज़। तो जल्दी से इसे लाइक कीजिएगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर किसी की क्वायरी है तो आप पूछ सकते हो। तो देखिएगा ये जो सभी क्वेश्चन है और ये सभी जो क्वेश्चन का एमसीक्यू जो सेशन हमने शुरू किया है, ये सेशन हमने शुरू किया है एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सभी क्वेश्चन। आपको ये बाबा फरीद के एग्ज़ाम में भी मिलेंगे क्वेश्चन। क्लियर। तो इसी चैनल के साथ आप जुड़े रहिएगा, लाइक कीजिए चैनल को, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को आप प्रेस कीजिएगा। अगर किसी को क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। तो ये जो ब्रेस्ट मिल्क का जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और आपके नॉलेज के लिए बता दूं, श्री बालाजी नर्सिंग एकेडमी फरीदकोट की जो रेगुलर ए बैच की जो क्लासेस है वो मंडे से शुरू हो रहा है। तो वहाँ पे आपको रेगुलर क्लासेस मिलेगी। ऑनलाइन आप श्री बालाजी नर्सिंग एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, उसके लिए भी आपको लगातार जो क्लासेस है वहाँ पे मिलती रहेगी। यूट्यूब पर आपको क्लासेस मिलती रहेगी। तो इसलिए ये जो बालाजी नर्सिंग एकेडमी है वो आपको पढ़ाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाला है। आप पढ़ने वाले बनिएगा, आपको सभी कंटेंट यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। आपको प्रैक्टिकल बेसिस आपको जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे करवाए जाएंगे। तो आपको डायग्राम बेस्ड जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे करवाए जाएंगे। तो सभी जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको डिस्कस करवाए जाएंगे। तो इसलिए ये जो बालाजी नर्सिंग एकेडमी का नया जो बैच है वो शुरू हो गया है। 25 और 26 2 दिन हमारी डेमो क्लासेस थी। अब नेक्स्ट 28 से जो आपका लगातार जो हमारा जो बैच है वो शुरू होने जा रहा है। तो जिन बच्चों को रजिस्ट्रेशन करवाना है वो नीचे दिए गए लिंक पर नंबर चल रहा है, उस नंबर पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवा सकता है।